नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बिग न्यूज बिग एनालिसिस यानी कि बीएनबीए में आज हम जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे वो है योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने वाले हैं। और ये 1 साल कैसे रहे बेमिसाल, रोजगार के दृष्टिकोण से, संभावनाओं के दृष्टिकोण से, उपलब्धियों के दृष्टिकोण से और इसके साथ साथ चुनौतियों के दृष्टिकोण से ये इन 1 सालों में क्या कुछ हुआ इसका विश्लेषण करेंगे। क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक बड़े लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है और वो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, यानी कि एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ी है। तो ऐसे में हर सेक्टर में संभावनाएं भी तलाशी जा रही कि जो छोटे बड़े सेक्टर हैं किस सेक्टर में कितनी संभावनाएं उभर कर सामने आ सकती हैं, रोजगार की दृष्टिकोण से, महिलाओं के आत्मनिर्भरता की दृष्टिकोण से और इसके साथ साथ युवाओं के जो सपने हैं वो कैसे साकार हो सके। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आत्मनिर्भरता भी बढ़ती रहे। और आज हम बिग न्यूज बिग एनालिसिस पे आबकारी को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि राजस्व की जब भी बात आती है तो किसी भी प्रदेश की ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप देने वाला ये विभाग है आबकारी की। जब बात करते हैं राजस्व की, जब हम बात करते हैं राजस्व संग्रह की हम बात करते हैं, तो आज इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ खास मेहमान है, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी है, आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सर मेरा सवाल यही है कि योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने वाले हैं, कितना बड़ा बदलाव देखते हैं उत्तर प्रदेश के? हम जब तस्वीर की बात करते हैं, एक कंप्लीट तस्वीर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी, हमारी योगी 2 की जब सरकार लौट कर आई थी तो ये एक विश्वास था उत्तर प्रदेश के जनमानस में, जो आदरणीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष का कार्यकाल जब सरकार ने पूरा किया, उसके बाद का एक जन विश्वास था कि उन्होंने हमें दोबारा मौका सरकार बनाने का दिया। इस 1 वर्ष में जो हमारा संकल्प पत्र था, जो हमने 2022 के चुनाव में जनता के सामने रखा था कि हमारी सरकार आने पर हम इन संकल्प पत्रों के अपने वादों को पूरा करेंगे, उस काम की शुरुआत पहले दिन से ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी करी। और आज 1 वर्ष बाद मैं ये कह सकता हूं कि संकल्प पत्र में किए हुए करीब 90% वादों को हमारी सरकार ने इस 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया है। ठीक है जी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम जब बात करते हैं, क्योंकि इसी 1 साल में ग्लोबल GIS जैसा बड़ा सफल आयोजन हुआ, 33 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को मिला है। आने वाले दिनों में 75 जिलों की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? जब ये निवेश जमीन पर पहुंचेगा, फैक्ट्री के रूप में, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में, कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं इसमें? देखिए, देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और उसके साथ ही साथ जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, उस कड़ी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बहुत बड़ा इवेंट था। करीब 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हमें मिले। आज उत्तर प्रदेश की GDP की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की GSDP, जैसे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो करीब 24 लाख करोड़ की है। और आज जो हमें जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसमें 35 लाख करोड़ में हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, आबकारी, मेरा एक्साइज हो, हर सेक्टर में हमें निवेश प्रस्ताव मिले। ठीक है। और इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी जो डिफरेंट कंट्रीज से पार्टिसिपेशन से और एसोसिएशन से जो वो लोग इन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी कंट्रीज के लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएं। मैं ये कह सकता हूं कि आपने जैसे कहा कि पूरे प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी। एक धारणा पहले ये भी हुआ करती थी कि जो निवेश आता था वो केवल पश्चिम में जाता था। लोग कहते थे कि हम नोएडा में ही केवल निवेश करेंगे, ग्रेटर नोएडा में ही निवेश करेंगे, अदर क्षेत्रों में जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि पश्चिमांचल के साथ साथ पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड का रीजन है, जो कहा जाता है कि बहुत पीछे पिछड़ा रीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज हमें जो प्रस्ताव मिले हैं वो सभी क्षेत्रों में प्रस्ताव मिले हैं कि लोगों ने हर क्षेत्र में आने की इच्छा जाहिर करी है। तो एक कंप्लीट जो पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों में भी अलग से इन्वेस्टर समिट हुए थे और सभी जनपदों में भी निवेश के प्रस्ताव इन्वेस्टर्स ने इच्छा जाहिर करी। तो हमारा जो निवेश हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है वो सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, ना कि किसी एक क्षेत्र में। और ये कंप्लीट
डेवलपमेंट पूरे प्रदेश का होगा जब ये निवेश के प्रस्ताव बहुत जल्दी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। तो हम लोग आप देखेंगे कि जो प्रस्ताव आए हैं उस पे काम भी बहुत जल्दी ग्राउंड लेवल पे शुरू होने हम आबकारी नीति पे जरूर बात करेंगे, ग्राफिक्स भी देखेंगे, लेकिन एक सवाल, छोटा सा सवाल और है, क्योंकि हम जब जीआईएस की बात कर रहे हैं, इसके निवेश की बात कर रहे हैं, ये भरोसा बढ़ा है उत्तर प्रदेश को लेकर, निवेशकों की बात करें, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात करें, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर आप बड़ी वजह देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, या ट्रांसपेरेंसी आप देखते हैं? क्या बड़ी वजह? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो लॉ एंड ऑर्डर है। अब जरूरी है, देखो जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता है, निवेशक उस स्टेट में आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी तो उन्हें सुरक्षा ही चाहिए, जो हमारी सरकार, आज योगी जी की सरकार दे रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, रोड्स बनी है, हमारे बिजली पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि जो जिस प्रदेश में आ रहे हैं उनको एक बेसिक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज आप जानते ही हैं कि हमारा प्रदेश नंबर 2 के स्थान पे पहुंच गया है। लोगों, इन्वेस्टर को परेशानी ना हो, रेड टेपिज्म से ना गुजरना पड़े, उनको सिंगल विंडो सिस्टम हो, ऑनलाइन उसके सारी अप्रूवल्स मिलें। इस सिस्टम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे डेवलप किया। तो एक ये बहुत बड़े कारण थे, इम्पोर्टेंट कारण थे, जिस कारण आज देश और विदेश का इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश आने को आया है, और भी इन्वेस्टर्स अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपके विभाग में आते हैं और आबकारी से जुड़े कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आबकारी नीति पर हम बात कर लेते हैं और देखते हैं कि यूपी की नई आबकारी नीति से फायदा 45,000 करोड़ राजस्व का एक लक्ष्य है। हम सभी जानते हैं कि आबकारी विभाग जो है ये किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती देखता है। राजस्व का जो लक्ष्य है, राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य है, वो काफी तेजी से पूरा करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा, यानी कि व्यवसाय करने वाले लोग, यानी कि जो आबकारी से जुड़े जो उद्योगपति हैं या फिर जो इसमें बिजनेसमैन इस पे आना चाहते हैं, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की भी शुरुआत हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया गया है। विदेशी मुद्रा की बचत, और इसीलिए लगातार उत्तर प्रदेश में इस पर फोकस किया जा रहा है कि आबकारी सेक्टर को, आबकारी विभाग को और मजबूत किया जाए, और आने वाले दिनों में इससे सीधे तौर पर किसानों को भी जोड़ने की कवायद चल रही है। इस पर हम जरूर आएंगे नितिन जी से। औद्योगिकीकरण को सपोर्ट, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करते हैं, उद्योगों की जब बात करते हैं, तो उनको सपोर्ट बेहद जरूरी है। और जैसे कि हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बेहतर हुआ है, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, गन्ना उत्पादकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 45,000 करोड़ राजस्व का एक बड़ा लक्ष्य है। नितिन जी, कैसे देखते हैं जो आबकारी नीति को, आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आएगा, खासतौर से आपके विभाग की हम बात करें? देखिए, राजस्व देने में आज आबकारी विभाग दूसरे नंबर पे है प्रदेश में। पहले जीएसटी और वैट के माध्यम से प्रदेश को राजस्व आता है, दूसरे नंबर पे आबकारी विभाग दे रहा है। करीब 45,000 करोड़ का लक्ष्य है, और एक समय वो भी था प्रदेश में 2017 से पहले का, जब आबकारी विभाग 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ का राजस्व देता था केवल। लेकिन उसके बाद सरकार आई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन दिया, एक उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, और उसके बाद आबकारी विभाग का रेवेन्यू लगातार बढ़ता गया, और आज हम लोग का 45,000 करोड़ का लक्ष्य हमारा है, जिसको हम लोग करीब उसके करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि आपने किसानों की बात करी, हम लोग इस बार पॉलिसी में लोकल किसानों को भी हमने जोड़ा है इस पॉलिसी से, और हमने कहा कि हम उन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करेंगे जो लोकल किसान के जो उत्पाद हैं, फ्रूट्स हैं, उनको लेकर, वो वाइन अगर कोई बनाना चाहता है तो हम उन इंडस्ट्रियलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को जरूर प्रोत्साहित करेंगे कि वो हमारे किसानों से फ्रूट ले और उससे वाइन बनाने का काम करे। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्लांट इसका मुजफ्फरनगर में, इसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी होने जा रही है। तो हमने लोकल फार्मर्स को भी इसमें जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ इथेनॉल की अगर बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ग्रीन एनर्जी की बात करी है, उन्होंने विजन दिया है पूरे देश को, हम सबको। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इथेनॉल पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज हम 135 करोड़ बल्क लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। और अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10% का जो एक लिमिट था उसको बढ़ा के 20% कर दिया। तो इथेनॉल से गन्ना किसानों को भी बहुत फायदा मिला कि उससे जो रेवेन्यू आता है उससे गन्ना का जो मूल्य है, उस गन्ना उनको उसका पेमेंट किया जाता है, तो उससे काफ़ी गन्ना किसानों को भी जोड़ा गया है। इन्वेस्टर समिट की अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो करीब 31,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव हम लोग को मिले हैं।
जिसमें सभी प्रकार के निवेश हैं, डिस्टिलरीज हैं, वाइनरीज हैं, ब्रूअरीज हैं और एक केमिकल का प्लांट भी आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश में करीब हम लोग 99 डिस्टिलरीज की जो इतनी डिस्टिलरीज हमारे उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। हम अल्कोहल प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा आगे जा चुके हैं। और हम लोग का तो विजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि हम प्रोडक्शन स्टेट बने। लेकिन विदेशी मुद्रा को कैसे और बचाया जा सकता है, इस पर एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम नजर डालेंगे। कैसे बचेगी विदेशी मुद्रा? चीनी के साथ शीरे का भी उपयोग, जैसे कि लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि इथेनॉल को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और पहले 10% था, अब उसमें 20% कर दिया गया है। केंद्र की नीति, ईंधन में इस्तेमाल पेट्रोल में भी 10% इथेनॉल मिलाना जरूरी है। ये बदलाव जो किए गए हैं, इसका मकसद यही है कि सीधे तौर पर जो इससे जुड़े लोग हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, किसानों की हम बात करें, उनको कहीं ना कहीं से जोड़ा जाए। गन्ना मिले प्रदेश के पेट्रोलियम डिपो में इथेनॉल आपूर्ति करते हैं और इसीलिए किसान जो है भूमिका में है, केंद्र में है, क्योंकि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, किसानों की आमदनी को बढ़ावा देना है। यूपी एथेनॉल का निर्यात भी करता है। जैसे कि नितिन जी लगातार कह रहे थे कि एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल है, अग्रणी है, और चीनी के साथ शीरे का भी उपयोग किया जा रहा है। नितिन जी, किसान की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जब आम से, लीची से, फल से शराब या वाइन बननी शुरू हो जाएगी, तो क्या आपको लगता है जो बर्बादी होती थी, सही तरीके से भंडारण की व्यवस्था नहीं थी, बहुत सी सब्जियां, बहुत से फल बर्बाद हो जाते थे, उनका भी कंजम्पशन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे। देखिए, कभी ऐसा होता है, कभी कभी किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वो आप मार्केट फोर्सेस देख लें कि मार्केट फोर्सेस किस हिसाब से जा रही हैं, कैसे हो रहा है। और कभी कभी देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक्स है कि जहाँ डिमांड होगी वहाँ पे आपके प्राइसेस ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे डिमांड नहीं होगी प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसान अपनी फसल तो करता है, लेकिन इतनी डिमांड ना होने के कारण उसको वो प्राइस नहीं मिलता जो उसको मिलना चाहिए। तो हमने इसीलिए ये सोच के कि हम आबकारी डिपार्टमेंट से किसानों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे जो अपना फैक्ट्री लगाएगा, प्लांट लगाएगा, वो किसानों से उन्हीं के हिसाब से वो जो मांगेंगे, वो जो डिमांड करेंगे, अपनी प्राइस डिमांड करेंगे, जो मार्केट का प्राइस होगा, उससे उसको देकर उससे सारा का सारा उसका फसल ले, जिससे किसानों को इधर उधर भी नहीं जाना पड़ेगा। उनको एक ही स्पॉट पे उनको उनका बायर मिल जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी जो सहूलियत है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगी इससे। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो फल से जुड़े जो किसान हैं, जो लीची उत्पादन करते हैं, जो आम उत्पादन करते हैं, उनको और प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और वो अच्छे से? नहीं, बिल्कुल। हमने तो कहा है कि किसी, चाहे लीची से हो, चाहे आम से हो, चाहे और भी जो लोकल फ्रूट आते हैं, उस लोकल फ्रूट का भी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। और चाहे किसी भी फल से वाइन बनाने का अगर कोई इच्छा जाहिर करता है, तो हम तमाम तरीके की सहूलत भी दे रहे हैं और उनको हम प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और अपने यहाँ पे उद्योगों को लगाइए। ठीक है, लगातार हम इथेनॉल पे बात कर रहे हैं और इथेनॉल यानी कि सीधे तौर पर किसानों को फायदा पहुंचाने की बात करें। इथेनॉल से गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा, ये भी एक बार ग्राफिक्स के नजरिए से डालते हैं। चीनी से कमाई इथेनॉल ने बढ़ाई। अगर इथेनॉल उत्पादन की बात करें तो 87.57 करोड़ बल्क लीटर के ये डिपो में आपूर्ति, 43.55 करोड़ बल्क लीटर निर्यात, 44.01 करोड़ बल्क लीटर। ये जो है लगातार चीनी से कमाई बढ़ती जा रही है। गन्ना किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। इथेनॉल उत्पादन 96.55 करोड़, डिपो में आपूर्ति 43.55 करोड़ बल्क लीटर। ये बड़ी मात्रा में जो एथेनॉल की हम बात करते हैं, एथेनॉल में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे का मकसद यही है कि इससे जुड़े जो किसान हैं उनको लाभ पहुंचे। नितिन जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना के खेती के लिए काफी जाना जाता है। किसान अक्सर प्रभावित भी होते हैं, हड़ताल भी करते हैं। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव होगा? नहीं, देखिए, किसानों के लिए तो हमारी सरकार काम कर ही रही है और आज आप देखें कि आज किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों को भी जो जो उन्होंने सरकार से मांगे रखी, सरकार ने उन मांगों को पूरा किया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो भी काम सरकार कर सकती है लगातार कर भी रही है। हमने इथेनॉल प्रोडक्शन में हम आज सबसे आगे आए हैं और ये भी एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ कि एक सब्स्टिट्यूट भी हम इसको कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है जिससे किसानों को बहुत राहत मिली है, खासतौर से गन्ना किसानों को बहुत राहत मिली है। और आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य
पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा का गन्ना का भुगतान करने का काम किसानों को किया है, गन्ना किसानों का किया है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा भुगतान है, जिस पहले कभी इतना भुगतान गन्ना किसानों का नहीं हुआ है। बिना किसी गन्ना किसान ने कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ और स्मूथली उनके खातों में, गन्ना किसानों के खातों में उनका उचित भुगतान हुआ है। तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की है ये, और हम लगातार किसानों के हित में और किसानों की आय दोगुना कैसे करनी है उस कड़ी में हम लोग हमेशा लगातार काम कर रहे हैं। क्या इसी कड़ी में वाइन बनाने वाली फैक्ट्री को और बढ़ाने की जरूरत है अलग अलग जगहों पर? नहीं, वाइन हम फार्मर्स के लिए वाइन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, इथेनॉल को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे इथेनॉल का प्रोडक्शन हो, गन्ना किसानों को इससे और राहत मिलेगी और उनका जो गन्ने से जो निकल रहा है, जूस निकल रहा है, अब तो जूस से भी हम इथेनॉल बनाने का काम करेंगे। अभी तो सिर्फ मोलासिस से हो रहा था, लेकिन अब अलग अलग प्रोडक्ट्स से भी हम इथेनॉल बनाने का काम कर रहे हैं। इस हम पॉलिसी को लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की एक और अलग पहचान बनी है टूरिज्म हब के रूप में। देश विदेश से करोड़ों टूरिस्ट उत्तर प्रदेश आते हैं। 2021-22 का अगर आपको आंकड़ा बताएं तो लगभग एक साल में 24 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश आए और घूम के वापस चले गए। ये उत्तर प्रदेश की लगभग कुल आबादी के बराबर है, 24-25 करोड़ की कुल आबादी। क्या आपको लगता है अब ऐसे में आबकारी विभाग को और ज्यादा अपने आप को मजबूत करने की भी जरूरत है और बेहतर बनाने की भी जरूरत है? देखिए, 2 तरीके की टूरिज्म है। एक हमारे यहाँ धार्मिक स्थान जो हैं, वहाँ पे आज आप देखें कि बनारस देखें, आप मथुरा देखें, आप विंध्याचल देखें, आप और भी जितने हमारी आप नैमिषारण है, उसमें लगातार टूरिस्ट आ रहा है, बढ़ रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है। दूसरा, लोग जो हमारे ताजमहल देखते हैं और भी जो शहर हैं उसे देखना चाहते हैं, उस हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है। तो हमने इसको 2 हिस्सों में क्या है कि हम एक तरफ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, जो हमारी आस्था से जुड़े हुए जो स्थल हैं, हमने वहाँ पे आबकारी डिपार्टमेंट, हमने वहाँ पे लिकर को बैन किया कि हम उन जगह पे लिकर नहीं देंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, वो हमारे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन साथ ही साथ अन्य जो सिटीज़ हैं जहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, तो हमने ये भी कोशिश करी है कि वहाँ पे एक्साइज डिपार्टमेंट और अच्छा काम करे, जिससे डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू मिले, सरकार को भी रेवेन्यू मिले, और जो टूरिज्म के हिसाब से जो हम सहूलियत दे सकते हैं वो हम सहूलियत दें। तो इस प्रकार से हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आज इस मंच पे कि एक बड़ी उपलब्धि आबकारी एक्साइज डिपार्टमेंट की, हमने समाजवादी पार्टी की सरकार का भी समय देखा है, बीएसपी की सरकार का भी समय देखा है, जब आपको एक खबर सुनने को आती थी प्रदेश में कि कच्ची शराब, नकली शराब से इतने लोगों की मौतें हो गई हैं, लोगों की जान चली गई है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट केवल रेवेन्यू ही देने के लिए नहीं है, एक हमारी सोच, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि जनहानि ना हो, लोगों की मौतें ना हो, और उस पर लगातार डिपार्टमेंट हम काम कर रहे हैं। हमारी एनफोर्समेंट की कार्यवाही लगातार चलती रहती है। अब तो हम 12 महीने, 12 पूरे साल में 12 महीने, हर महीने एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, एक भी मृत्यु उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं हुई है। ये आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में हम लोग ने जो काम किया है, और लगातार जो हमने प्रवर्तन की कार्रवाई चलाई है गृह विभाग के साथ कोलैबोरेशन के साथ, ये उसका नतीजा है। हमने वो सारे स्पॉट्स को जहाँ पे हमें लगता था कि यहाँ पे ऐसा काम होता है, नकली शराब बनाई जाती है, कच्ची शराब बनाई जाती है, हमने उनको रोका, स्पॉट किया, उसे रोका, लोगों को जेल भेजने का काम किया, मुकदमे कायम किए हैं, और इतनी सख्ती से काम किया है कि आज प्रदेश में एक भी जनहानि नहीं हुई है। क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से संगठित अपराध पर उत्तर प्रदेश सरकार, या कहें कि योगी सरकार ने नकेल कसी है, शिकंजा कसा है, उसी तरह शराब माफिया पर भी बिल्कुल, जैसे आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश में आदरणीय योगी जी माफियाओं पे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हो रही है, और एक ये मिसाल बन गई है पूरे देश में। ऐसे ही हमने भी शराब माफियाओं की, माननीय योगी जी ने शराब माफियाओं की कमर तोड़ी है। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आज रेवेन्यू बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो रेवेन्यू उनके पास जाता था, जो सरकार को आना चाहिए था, आज हमने उनकी मोनोपोलाइजेशन को खत्म किया है, मोनोपोलाइज सिस्टम को खत्म किया है, और एक ये बड़ा कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू बढ़ा है, इतनी तेजी से बढ़ा है। जब हम वाइन की बात करते हैं या शराब की बात करते हैं, क्या आपको लगता है लोकल जो ब्रांड है
उनको और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ब्रांडिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल, लोकल से डेफिनेटली। ग्लोबल जैसे आज ओडीओपी के माध्यम से हम लोकल चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रमोट कर रही है। और डेफिनेटली अगर कोई लोकल हमारा मैन्युफैक्चरर कोई ब्रांड लाता है या बनाता है तो डेफिनेटली हम ज़रूर प्रमोट करेंगे कि वो हमारे, अगर उत्तर प्रदेश का ब्रांड है तो उसको वो आगे उसका प्रचार हो और उसकी ब्रांडिंग हो। एक समय की बेहद कमी है, युवाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आबकारी विभाग से युवा कैसे जुड़ सकता है रोजगार के दृष्टिकोण से, या कोई अपना कुछ आबकारी से जुड़ के कुछ करना चाहे स्टार्टअप के रूप में, क्या कुछ ऐसी संभावना है? नहीं, देखिए हमारे यहाँ रोजगार में हमारे यहाँ जो नए प्लांट्स आ रहे हैं, डिस्टिलरीज आ रही हैं, वाइनरीज आ रही हैं, ब्रूअरीज आ रही हैं, उसमें जब ये प्लांट्स आते हैं तो इसमें तमाम रोजगार के साधन आते हैं, मिलते हैं। और आज जिस तरीके से हमें प्रपोजल्स आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार के अवसर हम लोग प्रदान करेंगे। इसमें उनको मौका मिलेगा कि वो यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश के, हम खासतौर से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हम प्रायोरिटी देंगे कि उनका समायोजन हो इंडस्ट्री में। और भी आगे हमारी पॉलिसी में हम लोग आगे लगातार चेंजेस करते रहते हैं और आगे भी देखेंगे कि कैसे हम नौजवानों को इससे उनके रोजगार को के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो हम उनको कैसे और रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास यही है कि युवाओं की जो भूमिका है हर सेक्टर में बढ़ाई जाए, वो चाहे टूरिज्म सेक्टर हो या फिर दूसरे सेक्टर हो, सोलर सेक्टर हो या फिर आबकारी की बात करें, युवाओं की जो भूमिका है वो बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम रोजगार की बात करते हैं तो क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ना है, तो ऐसे में जरूरी है कि हर छोटे बड़े सेक्टर में छोटी छोटी जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जाए। नितिन अग्रवाल जी, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो BNBA में आज हमने बात की कि योगी सरकार के जो 1 साल पूरे होने वाले हैं इसमें कितने बड़े बदलाव देखने को मिले, लेकिन अभी संभावनाएं बाकी है और उनको तराशा जा रहा है। नमस्कार।